हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम थ्योरम्स ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ेंगे, यानी कि मांग की लोच से संबंधित कुछ प्रमेय। ठीक है, तो आप सभी को पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की थ्योरम्स हैं, प्रमेय हैं। लगभग 8 थ्योरम्स हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और ये 8 की 8 थ्योरम्स आपके एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 5 से 6 या 7 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप जो है वो अच्छे से इसको जो है आज इस वीडियो को पढ़िएगा स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल एंड तक, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला आप अपने पास टॉपिक देखें, पहली थ्योरम जो है वो क्या कह रही है कि द इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड ऑन अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व वेरीज डाउनवर्ड 0 to इन्फिनिटी। तो एक सरल मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर मांग की लोच जो है मूल्य जो है 0 से अनंत तक होता है। कैसे होता है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक डायग्राम बना रहे हैं। उस डायग्राम पे हम इस चीज़ को प्रूफ करके देखेंगे बच्चे कि ऐसा होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो है वो क्वांटिटीज़ दिखा रहे हैं और फिर हम इसी तरीके से यहाँ पर जो है वाई एक्सेस पे प्राइजेस को दिखाएंगे। ठीक है, तो मैंने ये बना दी अपनी एक्सेस, यहाँ पर क्वांटिटी, यहाँ पर प्राइजेस। अब हम एक डिमांड कर्व ड्रॉ करेंगे। तो ये रहा हमारा डिमांड कर्व। अब इस डिमांड कर्व पे हम पॉइंट से मतलब ऊपर से नीचे की ओर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए मैं जो है वो कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ पर दिखा रहा हूँ। बेसिकली क्या है कि आप सभी ने ना पढ़ा हुआ है ये टॉपिक ऑलरेडी, आपने पॉइंट इलास्टिसिटी पढ़ी होगी, तो वहाँ भी आपने देखा होगा कि जो इलास्टिसिटी है वो इन्फिनिटी से 0 तक जाती थी, है ना। देखिए मैं यहाँ पर आपको दोबारा से प्रूफ करके दिखा रहा हूँ एक, और फिर बाकी आप जो है वो समझ जाएंगे। तो जैसे कि अगर मैं निकालना चाहूँ ई पॉइंट पे इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट आपके पास कितना है, 0, मतलब निचला भाग 0 है, कुछ भी वैल्यू नहीं है। और अपर सेगमेंट आपके पास मान लीजिए हर पार्ट की वैल्यू 5 है, तो ऊपर तक कितना है, 4 पार्ट्स हैं, तो 20 हो गई। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आई, 0। इसके बाद अगर आप इसको यहाँ पर निकालें तो आपके पास इलास्टिसिटी इक्वल्स टू लोअर सेगमेंट 5 है, अपर सेगमेंट 15 बचा है, तो 0.3 समथिंग आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप निकालेंगे तो अपर और लोअर सेगमेंट दोनों ही 10-10 है ना, दोनों ही टोटो पार्ट्स हैं, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप निकालेंगे तो लोअर सेगमेंट जो है वो आपके पास ज़्यादा है, 15 है, और अपर सेगमेंट आपके पास ओनली 5 है, तो ये 3 निकल के आ रहा है। इसके बाद ए पर आप निकालेंगे तो अपर सेगमेंट आपके पास पूरा 20 का 20 है, बट लोअर सेगमेंट 0 है, तो जब आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी निकल के आता है। तो आप देख सकते हैं कि जो इलास्टिसिटी है वो 0 से इन्फिनिटी तक जो है अपवर्डली गई है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग इस तरीके से डिमांड कर्व पे इलास्टिसिटी जो है वो 0 से इन्फिनिटी तक होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई भाई हमारे पास ये वाली थ्योरम प्रूफ। ठीक है, हैंस प्रूफ। क्लियर बच्चे। अब सेकंड थ्योरम देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड थ्योरम लिख रहा हूँ, उसका डायग्राम बना रहा हूँ, फिर हम उसे जो है वो यहाँ पर करेंगे। देखिए दोस्तों सेकंड जो थ्योरम है वो क्या कह रही है, गिवन द 2 पैरेलल लाइन डिमांड कर्व दैट वन क्लोजर टू द ओरिजिन इज मोर इलास्टिक दैन द अदर करस्पॉन्डिंग टू द ईच प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। तो वो कह रहा है कि जो सबसे पास वाला डिमांड कर्व होगा, अगर 2 स्ट्रेट लाइन पैरेलल डिमांड कर्व हैं और जो डिमांड कर्व सबसे ज़्यादा ओरिजिन से पास है वहाँ पर इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी अदर के मुकाबले। 2 या 2 से अधिक समांतर सरल मांग वक्रों के में जो वक्र मूल बिंदु के समीप होगा, प्रत्येक कीमत पर उसकी लोच उस वक्र में अधिक होगी जो मूल बिंदु से दूर है। ठीक है, उसमें उससे क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसके लिए आप एक चीज़ ध्यान से समझेंगे बच्चे, है ना, कि हमारे पास जो है इलास्टिसिटी जब आपको निकालनी है तो आप देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है वो पैरेलली लाइन में मिल रही हैं। और आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट के थ्रू। तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ के प्राइस लेवल पर अगर हम चेक करें तो जो ब्लू वाला डिमांड कर्व है यहाँ पर आपको लोअर सेगमेंट जो है वो कम है और अपर सेगमेंट ज़्यादा है। तो अगर हम इलास्टिसिटी यहाँ निकालते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पे हम बेसिकली इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं, तो हमारे पास अगर मान लीजिए 10 है लोअर सेगमेंट, तो अपर सेगमेंट आपके पास 15 होगा, उससे इतना ज़्यादा ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो इलास्टिसिटी निकल के आएगी वो 0.66 समथिंग निकल के आएगी। बट आप अगर इधर देखें तो यहाँ पर आपके पास जो है लोअर सेगमेंट ज़्यादा मिल रहा है। लोअर सेगमेंट अगर 15 है तो आपके पास अपर सेगमेंट ओनली 10 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं
कि इलास्टिसिटी यहाँ पर जो आएगी वो आएगी 2/3 यानी कि 1.5। तो इलास्टिसिटी जो नियरर है डिमांड कर्व किसके ओरिजिन पॉइंट की वहाँ पर ज़्यादा आ रही है और बाकी पे उस पे दूसरे पे कम आ रही है। ठीक है, इसके वजह से हम कह सकते हैं कि जो मांग वक्र ए बी जो मूल बिंदु के अधिक समीप है मांग की लोच अधिक होगी, क्योंकि देखिए ये और भी रीज़न है हमारे पास, क्योंकि जो सी डी वक्र है उसमें मूल बिंदु के अपेक्षाकृत दूर है कि मांग लोच कम होगी। तो यहाँ पर कम हो गई सी डी पर और ए बी पर जो है वो ज़्यादा हो गई। मैंने लोअर और अपर सेगमेंट के थ्रू भी आपको बता दिया, या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास के ओ के, ठीक है, इस वाले में ब्लैक वाले में ओ के ये वाला पॉइंट ओ के से बाय ओ एल ये वाला बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप इस ट्रायंगल को लेके चलें और यहाँ पर ओ के बाय ये ओ एम तक बन रहा है। ठीक है, तो ओ के बाय ओ एल, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये जो ब्लैक वाले डिमांड कर्व का ये और ये यही हुआ ना। बट ये जो है वो क्या है, ग्रेटर देन होगा किससे, ओ के बाय ओ एम से। क्यों होगा बच्चे, देखिए ओ एम यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, इसका मतलब है इस वाले में ये वाली वैल्यू जो है ज़्यादा है और ये वाली वैल्यू इसमें कम है। तो अगर ये नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली वैल्यू इसमें कम है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी और इसकी वैल्यू कम आएगी। इस वजह से आप कह सकते हैं कि जो ए बी डिमांड कर्व है वहाँ पर इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। ये भी एक हमारे पास क्या है, रीज़न है। ठीक है, थर्ड हम जो है वो अपनी प्रे में देखते हैं, यानी थ्योरम। ठीक है, तो पहले मैं थ्योरम लिख लेता हूँ, फिर मैं आप सभी को बताऊँगा, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा बच्चे टाइम वेस्ट हो जाता है, इस वजह से मैं वीडियो पॉज करके लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों, थ्योरम 3, अब मैंने थ्योरम 3 को मतलब जितने भी थ्योरम आएंगी मैंने इस तरीके से कटआउट चिपका दिया है पेज का ही, क्योंकि बार बार लिखने में थोड़ा इरिटेटिंग सा लग रहा था और राइटिंग भी साफ़ नहीं आ रही थी, सो इसे मैंने इसको ही लिख दिया। आपको अब क्लियर नज़र आ रहा होगा। अब देखिए प्रीमिस 3 जो है वो क्या कह रही है, थ्योरम 3, जो गिवन द 2 स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, जो 2 स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व होंगे इंटरसेक्टिंग ईच अदर, जैसा आप डायग्राम में देख रहे होंगे, एंड इलास्टिसिटी कैन बी कंपेयर्ड बाय कंपेयरिंग देयर स्लोप्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हायर फॉर द फ्लैटर वन एंड स्टीपर देन स्टीपर वन। ठीक है, तो जो फ्लैटर है उस पर जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ हायर फॉर द फ्लैटर वन देन स्टीपर। ठीक है, तो ए बी पर जो है वो ज़्यादा डिमांड की इलास्टिसिटी है, किससे, आपके सी डी वाले से। हिंदी में पढ़ लीजिए, परस्पर काटते हुए सरल मांग वक्रों की लोच की आपसी तुलना उसके ढलानों की तुलना उस बिंदु पर की जा सकती है जिस पर वे एक दूसरे को काटते हैं। अधिक ढलान वाले मांग वक्र की तुलना में कम ढलान वाले मांग वक्र पर मांग की लोच अधिक होती है। ठीक है, तो अधिक ढलान वाले मांग वक्र की तुलना में कम ढलान वाले मांग वक्र पर मांग की लोच क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, कैसे, जरा देखिए ध्यान से। जिसका स्लोप जितना ज़्यादा होगा उस पर डिमांड की जो इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा होगी। क्या बोला हुआ है, अधिक ढलान वाले मांग वक्र की तुलना में कम ढलान वाले मांग वक्र पर मांग की लोच अधिक होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो सी डी डिमांड कर्व है उसका ढलान जो है वो कम है, ठीक है, या गहरा है। आप देख सकते हैं सी डी डिमांड कर्व आपको नज़र आ रहा होगा, ये कम ढलान वाला है, ठीक है, ज़्यादा ढलान नहीं है, इसलिए निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, इसलिए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 2 सरल मांग वक्र जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु पर कम ढलान होता है, मांग वक्र पर मांग की लोच कम और अधिक ढलान वाले मांग वक्र पर अधिक लोच होती है। एट द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हायर फॉर द फ्लैटर कर्व देन द स्टीपर वन। ठीक है, तो ए बी पर आपको ज़्यादा स्लोप दिखेगी भी। क्यों दिखेगी, क्योंकि देखिए एक चीज़ देखिएगा जरा ध्यान से, मैं इसको एक अलग डायग्राम बनाकर बता रहा हूँ। अब मैंने 2 डायग्राम्स बताए, यहाँ पर आप देखेंगे तो जब प्राइस में थोड़ा सा चेंज होने पर यहाँ पर डिमांड में ज़्यादा चेंज हो रहा है ना, आप सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर प्राइस में ज़्यादा चेंज होने पर भी आपके पास डिमांड में कम चेंज हो रहा है। तो इस पर जो सी डी है इस पर तो स्लोप कम है और इस पर स्लोप ज़्यादा है, जिस पर स्लोप ज़्यादा है उसकी इलास्टिसिटी इस ई पॉइंट पर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ए बी जो लाइन है, ए बी जो डिमांड कर्व है उस पर स्लोप ज़्यादा होगी और उस पर
कम होगी दूसरे वाले पर। क्लियर बच्चे, प्रूफ हो गई है, यहीं पर हमें यही बताना है इसमें। फोर्थ थ्योरम आप देखिए, फोर्थ थ्योरम कह रही है इफ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन इंटरसेक्शन ऑफ द टू पैरेलल लाइन स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी द सेम ऑफ टू इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, यदि मूल बिंदुओं के बीच खींची गई एक सरल रेखा को दो समांतर मांग वक्र काटती हैं तब परस्पर काटने वाले दोनों वक्रों का मांग की लोच मूल्य के समान होगी, मतलब सेम होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बोथ स्लोप्स आर सेम, मतलब जो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है वो क्या है, सेम है। और स्लोप ऑफ डिमांड कर्व आप निकालते हैं डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू से, प्राइस और क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ। तो प्राइस और क्वांटिटी में अगर आप चेंज को देखें तो ये प्राइस में चेंज है और ये क्वांटिटी में चेंज है, कीमत में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन, वो दोनों ही सेम है। तो बेसिकली यहाँ पर स्लोप हमेशा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो सी और डी पर दोनों पर स्लोप सेम है, इसलिए ये जो लाइन कट कर रही है आर और एस पॉइंट से होते हुई इन दोनों पॉइंट्स पर जो इलास्टिसिटी है वो दोनों की सेम आएगी, उसमें कोई भी चेंज देखने को आप सभी को नहीं मिलेगा। क्लियर बच्चे, आगे अपनी फिफ्थ थ्योरम पे चलते हैं हम लोग। फिफ्थ थ्योरम क्या कहती है, दी हुई दो समांतर सीधी रेखाएं मांग वक्र पर यदि दोनों मांग वक्रों को काटती हैं, ओ एक्स अक्ष से खड़ी सीधी रेखा खींची जाए तब कटाव वाले बिंदु पर मांग की लोच मूल बिंदु के निकट वाली पर कम होगा, मतलब इस पर कम होगी और इस पर ज़्यादा होगी, ज़्यादा वाले पे। गिवन टू पैरेलल लाइन स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इफ अ वर्टिकल लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द एक्स एक्सिस इंटरसेक्टिंग द टू डिमांड कर्व इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी लेस ऑन द क्लोजर टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो इस m पर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम मिलेगी और यहाँ पर n पॉइंट पर आपका जो डिमांड कर्व कट कर रहा है उस पर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा मिलेगी। बेसिकली इनके जो डिमांड के स्लोप हैं वो दोनों भले ही क्या हो, सेम हो, बट अब अगर आप देखें तो ओ के, ठीक है, तो पहला जो आपके पास डिमांड है ए बी के लिए मैं बता रहा हूँ, ए बी के लिए अगर हम लिखें तो ए बी पर आपके पास ओ के बाय ओ एल निकल कर आ रहा है। ठीक है, ओके बाय ओ एल, ये हो गया आपके पास प्राइस और ये हो गया आपके पास यहाँ पर क्वांटिटी। अब ऐसे ही अगर हम निकालें किस पर, सी डी वाले डिमांड कर्व पर, सी डी वाले डिमांड कर्व पर, तो सी डी वाले डिमांड कर्व पर क्या निकल के आएगा, ओ जे बाय जे बनाना था मैंने, एल बना दिया, ओ जे बाय, ये हो गया ओ से जे तक जा रहा है और ये ओ एल से ओ एल तक ही जा रहा है। अब बताइए किसका अपट पार्ट ज़्यादा है, मतलब उसका नोमिनेटर किसका ज़्यादा है, ओ जे बेसिकली ज़्यादा है, मतलब ओ के कंपैरिजन में आपको ओ ए ज़्यादा नज़र आ रहा है ना, तो इसका मतलब है ओ के कंपैरिजन में ओ ए ज़्यादा है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन है इससे, तो इसका मतलब है यहाँ पर इलास्टिसिटी कम है और इलास्टिसिटी यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। इस बात से भी क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। क्लियर बच्चे, यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने इसको जो है प्रूफ किया है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट है आपकी सिक्स्थ थ्योरम, थोड़ी सी टिपिकल है ये। ठीक है, डिमांड कर्व विद डिफरेंट स्लोप बट विद अ कॉमन इंटरसेप्ट ऑन द वर्टिकल एक्सेस ओ वाई एक्सेस विल बी exhibit same elasticity of demand corresponding to any price of the commodity। बिल्कुल सही बात है कि विभिन्न ढलान वाली मांग वक्रों को खड़े ओ एक्स अक्ष को एक ही बिंदु पर छूते हैं, वो एक ही बिंदु पर छू रहे हैं, किसी वस्तु की दी हुई कीमत पर एक मांग की लोच को प्रकट करेंगे। जैसे यहाँ पर ये ओ एक्स अक्ष पे आप देखिए एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं, दोनों डिमांड कर्व, एक बी वाला है एक सी तक जा रहा है। अब यहाँ पर जो इलास्टिसिटी अगर हम एल पे निकालना चाहें, एल प्राइस पे, तो वो सेम ही आएगी। क्यों सेम आएगी, उसका सीधा सीधा रीज़न ये है कि आपको चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वान्टिटी दोनों पर इक्वल मिलेगा, मतलब ये इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस, दोनों क्या होंगे, ये इक्वल होंगे, इसमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मैं बात करता हूँ ओ एल बाय ए एल की, ठीक है, ओ एल बाय ए एल, ठीक है, ओ एल बाय ए एल यहाँ पर ये रहा आपके पास, ये दोनों के बराबर होगा ए सी पॉइंट पे भी और उसके ए बी पॉइंट पे भी। ठीक है, क्योंकि अगर इस ट्रायंगल की बात करें और इस ट्रायंगल पूरे बड़े वाली ट्रायंगल की बात करें तो ये तो यहाँ पर एक ही कॉमन लाइन आ रही है दोनों के अंदर। ठीक है, क्लियर बच्चे, तो ये भी हमारे पास जो है वो यहाँ पर इस तरीके से प्रूफ हो जाती है कि ये जो है वो चेंज दोनों में बराबर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ थ्योरम। अपनी सेवेंथ थ्योरम है डिमांड कर्व्स विद
different slope but with common intercept of the horizontal axis with exhibit same elasticity of the corresponding, इसके उल्टा है मतलब सेम। विभिन्न ढलान वाले मांग वक्रों को दो जो पड़ी रेखा हो एक्स के एक ही बिंदु पर छूते हैं वस्तु की एक ही दी हुई मांग की मात्रा पर समान लोच को प्रकट करते हैं। इस बार ये यहाँ से कट कर रहा है और यहाँ पर ये बी और सी पॉइंट मिल रहे हैं। इस बार भी आपके पास ये जो चेंजेस हैं वो दोनों ही सेम देखने को मिलेंगे। इस वजह से ये जो है वो यहाँ पर सेम इलास्टिसिटी को दिखाएंगे, कोई भी अलग अलग इलास्टिसिटी इनके अंदर नहीं होगी। क्लियर बच्चे, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट अपनी 8th थ्योरम। थ्योरम नंबर 8 मुझे लिखनी पड़ेगी, मैंने लिखी नहीं है, ये भूल गया था मैं। ठीक है, थ्योरम 8। थ्योरम 8 क्या कह रही है देखिए, आप सभी के सामने लिख देता हूँ मैं कि हाउ टू लोकेट point of equal elasticity on demand curve not having any common इंटरसेप्ट। हिंदी में भी लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। हिंदी में है एक ऐसी मांग वक्रें जिनका एक ही साथ एक ही या समान अंतःखंड कॉमन इंटरसेप्ट बोलते हैं अंतःखंड को, कोई भी ना हो तो उनके समान लोच के बिंदुओं की स्थिति कैसे ज्ञात की जाएगी। ठीक है, जैसे देखिए डायग्राम बनाकर बताता हूँ। बेसिकली एक टाइप का क्वेश्चन टाइप है ये कि अगर हम यहाँ पर देखें, चेंज कर लेते हैं कलर। अगर हम यहाँ देखें कि दो पैरेलल डिमांड कर्व मैंने ड्रॉ करे, इन पैरेलल डिमांड कर्व को मैं एक डॉट डॉट लाइन से इंटरसेप्ट करता हूँ और एक सेम प्राइस लेवल लेता हूँ। ठीक है, रुक जाइए। तो यहाँ पर ये मैंने एक ब्लैक लाइन से दोनों के एंड को मिला दिया। ठीक है, ये दैट्स इट। ठीक है, और एक प्राइस लेवल हमने डिसाइड किया। ठीक है, P, और इस प्राइस लेवल पे इस N पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी होगी वो इक्वल होगी, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि L पर N बिंदु पर ED और N बिंदु पर ED इक्वल्स टू S है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैं L और एक S पॉइंट बना रहा हूँ। तो L पर जब आप ED निकालेंगे तो वो बिंदु N की ED के बराबर होगी, और अगर आप N बिंदु पर ED निकालेंगे तो वो S बिंदु की ED के बराबर होगी। ठीक है, इस वजह से ये जो है वो इस तरीके से हम इलास्टिसिटी यहाँ पर निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये थी थ्योरम्स ऑफ इलास्टिसिटी। सारी की सारी थ्योरम्स मैंने जो है आप सभी को बता दी हैं। ठीक है, कैसे आपको थ्योरम्स को रीड करना है। नेक्स्ट आएगा फैक्टर्स डिटरमिनिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर इसके बाद हम लोग इनकम इलास्टिसिटी भी देखेंगे। ठीक है, और आपके पास क्रॉस इलास्टिसिटी वगैरह ये सब भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। अध्ययन क्लासेस का ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।